Good morning. Today is 24th of September 2018 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे राफेल डील से संबंधित है। ये आर्टिकल देखो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से संबंधित है और इस आर्टिकल में पॉलिटिकल डिटेल्स हैं। आर्टिकल में एक बात पे फोकस किया जाता है, देखो डिफेंस डील्स में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी डिफेंस डील्स में पता लग जाएगा करप्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। लेकिन राफेल डील पर क्वेश्चन आने की संभावना ऑलमोस्ट ना के बराबर है। डिफेंस डील्स पर क्वेश्चन आ सकता है। एथिक्स में यूपीएससी यूं पूछ सकती है, काफ़ी बार डिफेंस डील्स जो हैं जब होती हैं उनमें करप्शन के चार्जेस लगते हैं, पहले भी लगते आए हैं। तो क्या कुछ किया जा सकता है ये इंश्योर करने के लिए डिफेंस डील्स में ना तो करप्शन हो और ना ही ये परसेप्शन बने कि करप्शन हुआ है। वैसे देखो एथिक्स में सीधा सीधा एक टॉपिक भी है प्रोक्योरमेंट और यूटिलाइजेशन से संबंधित। नीचे ये आर्टिकल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, इंपॉर्टेंट नहीं है। शुक्रवार को यानी फ्राइडे को स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रही। हाई और लो के बीच में यानी सेंसेक्स के हाई और लो के बीच में ऑलमोस्ट 1500 अंकों का डिफरेंस देखने को मिला और इवन निफ्टी के हाई और लो में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इन्वेस्टर्स को डर लग रहा था बॉन्ड यील्ड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इस वजह से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रॉफिट काफ़ी कम होगा। येस बैंक के शेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा गिर गए क्योंकि आरबीआई ने रोक लगाई। येस बैंक के जो सीईओ हैं राणा कपूर, वो 2021 तक अपने कार्यकाल को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें 2019 तक रिटायर होना होगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, एग्जाम के लिए नहीं डिस्कस करेंगे। और बीच में ये बड़ा आर्टिकल भी महत्वपूर्ण नहीं है, राजनीति से संबंधित ये आर्टिकल है, नहीं इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। दूसरे पेज पे यहाँ पे जो आर्टिकल है, कावेरी रिवर बेसिन में रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं। आर्टिकल में कहा जाता है अगर रेलवे ट्रैक्स को बिछाया जाता है कावेरी रिवर बेसिन में, इससे वाटर रिसोर्सेज हमारे आप कह सकते हैं मिसमैनेज होंगे और इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। सरकार को अपने इस निर्णय को रिकंसिडर करना चाहिए। इस आर्टिकल को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हर मंडे को आर्टिकल प्रकाशित होता है द हिंदू ने किस न्यूज़ को प्रायोरिटी दी, कौन सी पेज पे इंपॉर्टेंट नहीं होता। नीचे ये दो आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिक मैनेजमेंट से संबंधित। कोट आज का गांधी जी का है। गांधी जी ने कहा था अगर कोई मजदूरी नहीं करता है फिर भी खाता है, इसका मतलब वो स्टोलन फूड को मतलब चुराए हुए खाने को खा रहा है। गांधी जी देखो फोकस करना चाहते थे लेबर की डिग्निटी पे, उसी वजह से उन्होंने इस प्रकार की बात कही। तो मजदूरों की डिग्निटी के बारे में जब भी आपको कुछ लिखना हो तो गांधी जी के इस कोट का आप इस्तेमाल कीजिएगा, खास करके एथिक्स में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले पीडीएफ संबंधी थोड़ी सी जानकारी है। देखो जो भी डिस्कशंस हम करते हैं, चाहे वो प्रीलिम हो या फिर एडिटोरियल की हो, सारी की सारी जो पीडीएफ्स हैं वो टेलीग्राम चैनल में डाल दी जाती हैं। आप एक काम कीजिएगा, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसे ज्वाइन कर लीजिए। सारी की सारी जो पीडीएफ्स हैं आपको प्राप्त हो जाएंगी। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इस साल के बजट में सरकार की तरफ से ये अनाउंस किया गया था कि हम आयुष्मान भारत मिशन को लॉन्च करेंगे। 2 पिलर्स हैं इस मिशन के। पहला पिलर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और दूसरा पिलर देश के विभिन्न इलाकों में 1,50,000 के आसपास विलेज लेवल हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे। अभी कंटेक्स्ट ये है, कल से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी पहला जो पिलर है ये स्कीम इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो गई है। कुछ डिटेल्स जान लेते हैं इस स्कीम के बारे में। हमारे देश में ऑलमोस्ट 10 करोड़ फैमिलीज को इस स्कीम का लाभ मिलेगा और अगर हम एवरेज के तौर पे मानें कि एक फैमिली में 5 पर्सन्स होते हैं तो ऑलमोस्ट 50 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का। एक फैमिली को एक साल में 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा और फैमिलीज की पहचान होगी सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के आधार पर। राइटर के द्वारा सजेशंस दिए जाते हैं
कैसे इस स्कीम को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। देखो, बेस्ट हेल्थ केयर वो हेल्थ केयर होता है जिसमें पेशेंट्स को सबसे कम कीमत पे हेल्थ सर्विसेज का लाभ मिले। हेल्थ केयर अगर इंक्लूसिव हो, मतलब देश के सभी सेक्शंस उस हेल्थ केयर का फ़ायदा उठा सकें, और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मतलब वो अथॉरिटीज़ जो हेल्थ केयर को प्रोवाइड कर रही हैं, चाहे वो पब्लिक अथॉरिटीज़ हों या फिर प्राइवेट अथॉरिटीज़ हों, उनकी जवाबदेही तय हो, कॉस्ट के लिए भी और क्वालिटी के लिए भी। चौथे नंबर पे डिजीज़ बर्डन कम हो। पाँचवें नंबर पे पेशेंट्स पे यानी कंज्यूमर्स पे हेल्थ एक्सपेंडिचर कम से कम आना चाहिए। अगर देखो ये सब फीचर्स हों किसी हेल्थ केयर के, तो वो बेस्ट हेल्थ केयर कहलाएगा। अब देखो, हम बात करें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, ऐसा तो नहीं है ये सारे के सारे फीचर्स उस स्कीम में मौजूद हैं, लेकिन गुड गवर्नेंस की सहायता से हम ये इंश्योर कर सकते हैं ये सारे फीचर्स, 5 फीचर्स जो किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम को बेस्ट बनाते हैं, गुड गवर्नेंस की सहायता से ये सारे फीचर्स लाए जा सकते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। कैसे? सबसे पहले सरकार ये इंश्योर करे हेल्थ सेक्टर में जो सर्विसेज या फिर सब्सिडीज दी जाती हैं वो इनकम लाइन के हिसाब से डिसाइड हो। अभी देखो, सिर्फ सरकार के द्वारा ये इंश्योर किया जाता है वो लोग जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उन्हीं को लाभ मिले सरकार के द्वारा जो स्कीम्स चलाई जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। 2003 में जब वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उस समय एक सॉल्यूशन इमर्ज होकर आया था। जैसे देखो, हाउसिंग सेक्टर में इनकम लेवल के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है, उसी प्रकार से हेल्थ सेक्टर में भी इनकम लाइन पर सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। अगर देखो किसी की इनकम काफ़ी कम है, यानी वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से संबंध रखता है, तो उसको 75% से लेके 90% सब्सिडी दी जाए। अगर कोई पर्सन लोअर इनकम कैटेगरी से संबंध रखता है तो उसको 50% सब्सिडी दी जाए, और अगर कोई पर्सन मिडिल इनकम ग्रुप में आता है तो उसको 20% सब्सिडी दी जाए। अगर देखो ऐसा होता है तो इसका मतलब हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मॉडल की तरफ जा रहे हैं, और यकीनन इससे हमारे देश में हेल्थ इंडिकेटर्स में इंप्रूवमेंट आएगा। दूसरा पॉइंट, सरकार देखो सेकेंडरी और टर्सरी हॉस्पिटल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, लेकिन प्राइमरी केयर पे फोकस नहीं कर रही है। अगर सरकार प्राइमरी केयर पे फोकस करती है तो मतलब डिजीज़ को शुरुआत में ही डिटेक्ट किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और पेशेंट्स का इलाज स्टार्ट हो सकता है, यानी डिजीज़ को बढ़ने से रोका जा सकता है। तीसरा पॉइंट, पार्टनरशिप एंड कोलिशंस विद प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडर्स। देखो, एक बात तो साफ है, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स का साथ लेना ही होगा सरकार को, क्योंकि पब्लिक हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी इतनी है नहीं जिनकी सहायता से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसी वजह से नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में ये आइडिया प्रपोज किया गया था स्ट्रेटेजिक परचेजिंग का। जो प्राइवेट सेकेंडरी और टर्सरी हॉस्पिटल्स हैं उनसे एक फ़ीस के बदले सर्विसेज को परचेज किया जाए, यानी जो प्राइवेट सेकेंडरी और टर्सरी हॉस्पिटल्स हैं वो इस स्कीम के लाभार्थियों को सर्विस प्रोवाइड करें, और बदले में सरकार उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पैसा देगी। लेकिन देखो, पहले हमने काफ़ी बार डिस्कस भी किया है, प्राइवेट हॉस्पिटल काफ़ी बार बहुत ज़्यादा पैसा वसूलते हैं पेशेंट से। उनको लगता है पेशेंट्स का पैसा घर से नहीं लग रहा है, हमें सरकार से मिल जाएगा, तो अंधाधुंध टेस्ट करवा लिए जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा, और अगर इलाज की आवश्यकता नहीं होती फिर भी इलाज कर दिया जाता है, सर्जरी कर दी जाती है। तो इस प्रकार की प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए सरकार एक प्रोटोकॉल जारी कर सकती है, गाइडलाइंस नोटिफाई कर सकती है, और प्राइवेट हॉस्पिटल से इस प्रकार का अनुबंध किया जाए, अगर कोई पेशेंट किसी बीमारी के साथ जाता है, मान लीजिए किसी पेशेंट को टीबी है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, तो उस पेशेंट का इलाज हर एक विजिट के हिसाब से नहीं होना चाहिए, बीमारी के हिसाब से होना चाहिए। सरकार पहले से उस प्राइवेट हॉस्पिटल से अनुबंध कर ले, टीबी का पेशेंट कोई आपके पास आता है तो हम आपको 3 लाख या 2 लाख जितने भी रुपए हैं उतने देंगे, आपको उस पेशेंट का इलाज करना है। इससे क्या होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स अंधाधुंध चार्ज नहीं करेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पता है कि हमें 2 लाख रुपए में टीबी सफरिंग इस पर्सन का इलाज करना है। यह मॉडल बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। सरकार देखो कोई अपर लिमिट ना रखे। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ये ना डिसाइड करे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, लिमिट जब रखी जाती है तो मतलब
लिमिटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास बागडोर होगी इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने की, कंपटीशन नहीं होगा। जितने ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मान्यता मिलेगी, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए, उतना ही कंपटीशन बढ़ेगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बीच। इसलिए सरकार कोई अपर लिमिट ना रखे। नेक्स्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट, हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ सरकार जब अनुबंध करे तो 1 साल के लिए करें। 1 साल के बाद हर एक हॉस्पिटल के साथ हिसाब किताब हो कि भाई आपने इस साल इतने पेशेंट्स का इलाज किया, इस बीमारी के लिए आपके इतने पैसे बनते हैं, सरकार उनको उनका पैसा दे दें और उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनके साथ एग्रीमेंट रिन्यू करें। अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की शिकायत आती है तो अगले साल सरकार उस प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ एग्रीमेंट रिन्यू ना करें। 6th पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को अपग्रेड कर दिया जाए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। देखो, टीचिंग हॉस्पिटल्स अगर होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैपेसिटी इन्हेंस होगी और ज़्यादा बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकेंगी पब्लिक हॉस्पिटल्स के द्वारा। 7वां पॉइंट है, स्वच्छ भारत प्रोग्राम को इंटीग्रेट किया जाए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। अगर देखो फोकस किया जाता है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पर, सैनिटेशन पर, गार्बेज डिस्पोजल पर, वेस्ट मैनेजमेंट पर, फूड सिक्योरिटी पर, न्यूट्रिशन पर और वेक्टर कंट्रोल पर, इन सब चीज़ों पर अगर फोकस किया जाता है तो डिजीज कम से कम स्प्रेड होंगे और डिजीज कम से कम स्प्रेड होंगे तो इस स्कीम पर बर्डन कम से कम आएगा। इसी वजह से स्वच्छ भारत प्रोग्राम को आप इंटीग्रेट कर दो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से। उसके बाद 8वां पॉइंट है एजुकेशन मीडिया कैंपेन। लोगों को देखो अवेयर भी करने की आवश्यकता है, लोगों को बताने की आवश्यकता है पर्सनल हाइजीन की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे वो हेल्दी जिंदगी बिता सकते हैं। केरल और तमिलनाडु के मॉडल ने ये दिखा दिया है, वहाँ पे देखो अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से लोग हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। कहावत आपने सुनी होगी, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सबसे लास्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का सहारा भी लिया जा सकता है इस स्कीम पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस को डेवलप किया जा सकता है जिनसे हाई क्वालिटी, लो कॉस्ट और पेशेंट सेंट्रिक हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा सकती है। अच्छी बात देखो ये है, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार जल्द ही एक स्केलेबल और इंटरऑपरेबल आईटी प्लेटफॉर्म का निर्माण करने जा रही है। ये अच्छी बात है। तो इन 9 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, इन 9 पॉइंट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो सजेशंस देने के लिए। इन 9 पॉइंट्स की सहायता से प्रधानमंत्री आरोग्य योजना को और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। कंक्लूजन में कहा जा सकता है ये अच्छी बात है, सरकार इस स्कीम को अवेलेबल, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बना रही है, लेकिन सरकार को ये भी इंश्योर करना होगा ये स्कीम क्रेडिबल भी हो। तो ये कीवर्ड्स आप याद रखिएगा, इन कीवर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स में। अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और लास्ट में क्रेडिबिलिटी। क्वेश्चन ये आपको अटेम्प्ट करना है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उसके बाद दूसरा पार्ट है व्हाई इट इज सेड दैट द की टू सक्सेस ऑफ दिस स्कीम इज टू इंटीग्रेट प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। पहला पार्ट देखो सिंपल है, आपको ये बताना है इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और सिग्निफिकेंस क्या है। दूसरे पार्ट में आपको बताना है प्रिवेंशन, डिटेक्शन और ट्रीटमेंट तीनों को इंटीग्रेट करना क्यों जरूरी है इस स्कीम की सक्सेस के लिए। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल कंजर्वेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हमें पानी की आवश्यकता है पीने के लिए, फसलों को उगाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए भी। एक अनुमान के अनुसार 2050 तक पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 10 बिलियन हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में फ्रेश वाटर की क्वालिटी और फ्रेश वाटर की क्वांटिटी दोनों अहम हो जाती हैं। लेकिन देखो, चिंता की बात यह है 2015 की एक यूएन रिपोर्ट के अनुसार अभी एक बड़ा गैप है। वाटर अवेलेबल है कितना और कितना पानी चाहिए, दोनों के बीच एक बड़ा गैप है और ये गैप बढ़ता ही जा रहा है। फ्रेश वाटर की जो बढ़ती हुई ज़रूरतें हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं कि आज के समय में वाटर का सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन देखो, डेवलपमेंट प्रेशर के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से बढ़ रहा है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो या फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो। डेवलपमेंट प्रेशर हर जगह है और इसी डेवलपमेंट प्रेशर की वजह से जगह जगह जंगलों को काटा जा रहा है, रिवर बेड पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एग्रीकल्चर लैंड पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इन सब चीज़ों की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल दिया जाता है, इस साल देखो मार्च में
कोडागू जिला है, कोडागू जिले में एक टाउन है जिसका नाम है विराजपेट। इस टाउन में बारिश नहीं आई, यानी पीने के पानी की शॉर्टेज है इस बार इस टाउन में। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इससे भी ज़्यादा अब सरकार कर्नाटक के कोडागू डिस्ट्रिक्ट में जो कावेरी रिवर बेसिन है वहाँ पर मल्टीपल रेलवे ट्रैक्स बिछाने जा रही है। देखो, ना तो ये इकोनॉमिकल वाइबल है, और अगर ऐसा होता है तो वहाँ की इकोलॉजी को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचेगा। अगर इस कावेरी रिवर बेसिन में रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाते हैं तो वहाँ पर देखो पेड़ों को काटना पड़ेगा, एग्रीकल्चर लैंड नष्ट होगा, और कई सारे जिले कर्नाटक के और केरल के जहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं वहाँ पर प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट को भी काटना पड़ेगा, यानी प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट भी नष्ट होंगे। ऐसा करने की आवश्यकता है नहीं, मतलब कावेरी रिवर बेसिन में रेलवे ट्रैक बिछाने की आवश्यकता है ही नहीं राइटर के अनुसार। राइटर कहते हैं जिस जगह पे सरकार रेलवे ट्रैक बिछाना चाहती है वहाँ पर देखो पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, जो ऑलरेडी रोड्स हैं उनको इम्प्रूव करके भी काम चलाया जा सकता है, और रेलवे ट्रैक्स बिछाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाते हैं कावेरी रिवर बेसिन में तो वेस्टर्न घाट की इकोलॉजी भी प्रभावित होगी। 2013 से 2015 के बीच मैसूरू से कोझिकोड को लिंक करने के लिए एक हाई टेंशन पावर लाइन बिछाई गई थी, और इससे देखो ऑलमोस्ट 50,000 पेड़ों को काटा गया। और अभी जो रेलवे ट्रैक्स बिछाया जाएगा उससे तो ऑलमोस्ट 5 लाख पेड़ों को काटना पड़ेगा, यानी फॉरेस्ट का बहुत सारा एरिया नष्ट हो जाएगा। देखो, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं रेनफॉल में, रन ऑफ को रिड्यूस करने में, सोइल इरोजन को रोकने में, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में, एक्वीफायर्स को रिचार्ज करने में, फ्लडिंग यानी बाढ़ को आने से रोकने के लिए लोकल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करते हैं फॉरेस्ट, और फ्लोरा एंड फोना भी पनपता है फॉरेस्ट में। लेकिन अगर फॉरेस्ट को काटा जाता है तो ये सारे नुकसान होंगे। रेलवे ट्रैक्स अगर बिछाए जाते हैं तो जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचेगा, एनिमल्स मारे जाएंगे ट्रेन के नीचे आके। अभी देखो हाल ही में केरल में जो फ्लड्स आई हैं वो इशारा करती हैं हमें हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज को ठीक से कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है तो विभिन्न कम्युनिटीज़ के बीच कन्फ्लिक्ट पैदा होगा, सोशल अनरेस्ट आएगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ेंगे, एक्सट्रीम इवेंट्स भी और ज़्यादा आएंगी। देखो, ये सारे रीजंस बताए जाते हैं राइटर के द्वारा कावेरी रिवर बेसिन में रेलवे ट्रैक क्यों नहीं बिछाने चाहिए सरकार को। कंक्लूजन में भी इसी बात को रिपीट किया जाता है। कंक्लूजन में कहा जाता है इस साल देखो यूएन ने फैसला किया है आने वाले 10 साल जो हैं वो यूएन डेकेड फॉर वाटर के तौर पे सेलिब्रेट किए जाएंगे और फोकस किया जाएगा वाटर सिक्योरिटी फॉर ऑल पे। लेकिन हमें समझने की आवश्यकता है वाटर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सरकार वाटर रिसोर्सेज को ठीक से मैनेज करे। अगर कावेरी रिवर बेसिन में रेलवे ट्रैक बिछाए जाते हैं तो पानी का बहुत ज़्यादा लॉस होगा, फ्रेश वाटर का, जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है पीने के लिए और दूसरे कामों के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं कावेरी रिवर बेसिन से ही सरकार को अपने डिसीजन को रिकंसिडर करना चाहिए। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल प्लास्टिक मैनेजमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स के साथ आर्टिकल को लिंक कर सकते हो। क्वेश्चन आपको ये अटेम्प्ट करना है 150 वर्ड्स में। आपको विभिन्न तरीकों के बारे में डिस्कस करना है जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए ताकि इन्वायरमेंट को क्लीन किया जा सके। आर्टिकल की तरफ आते हैं। देखो, पिछले 70 सालों में हमने ऑलमोस्ट 8.3 बिलियन टन्स का प्लास्टिक प्रोड्यूस किया है, लेकिन इसमें से सिर्फ 10% प्लास्टिक वेस्ट को ही हम रिसाइकल कर सके हैं। ऑलमोस्ट डेली हम 15,000 टन्स का प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जिसमें से 7,000 से 9,000 टन तक का प्लास्टिक वेस्ट ही रिसाइकल हो पाता है। सरकार ने 2015 में एक आदेश पारित किया था प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया जाए रोड कंस्ट्रक्शन में। सरकार ने इसे मैंडेटरी बनाया था, मतलब रोड बनाते वक्त हाई टेम्परेचर पे बिटुमन को मिक्स किया जाए प्लास्टिक वेस्ट के साथ। इसके देखो बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन कहीं कहीं सरकार के इस आदेश का पालन किया जा रहा है, कहीं कहीं अभी भी सरकार के इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। अगर देखो इस प्रकार से बिटुमन के साथ प्लास्टिक वेस्ट को मिक्स करके रोड का कंस्ट्रक्शन होता है तो इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि ऐसे रोड लंबे समय तक चलते हैं, क्रैक्स और पोर्ट होल्स डेवलप नहीं होते। आपको पता है हमारे देश में
ऑलमोस्ट रोड एक्सीडेंट्स के कारण जितनी डेथ्स होती हैं उसमें से 1/10 डेथ्स होती हैं गड्ढों के कारण, रोड पे जो गड्ढे होते हैं। लेकिन प्लास्टिक को मिक्स करके अगर रोड बनाएंगे तो जल्दी से उन रोड्स में गड्ढे नहीं आएंगे, और टार वगैरह जो यूज होता है रोड कंस्ट्रक्शन में उसका इस्तेमाल कम होगा, यानी पैसों की भी बचत होगी। अभी देखो हमारे देश की कई प्रमुख सिटीज फॉर एग्जांपल पुणे, इंदौर, सूरत, चेन्नई में इस प्रकार से प्लास्टिक को मिक्स किया जा रहा है बिटुमन के साथ और रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार वो प्लास्टिक वेस्ट जिसमें प्लास्टिक फिल्म हो, फॉर एग्जांपल कैरी बैग्स या फिर कप, हार्ड फोम, सॉफ्ट फोम या फिर लेमिनेटेड प्लास्टिक जैसे बिस्कुट जिसमें पैक होके आते हैं, चॉकलेट्स के पैकेट्स या फिर चिप्स के पैकेट्स, इन सब का इस्तेमाल हो सकता है रोड कंस्ट्रक्शन में। लेकिन अभी इस पे और ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता है, और ज़्यादा फोकस सरकार को इस पर करने की आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक का यूज़ किया जा सके रेलवे प्लेटफॉर्म्स में या फिर किसी दूसरी जगह पर भी, इस चीज़ पर भी सरकार को फोकस दिए जाने की आवश्यकता है। कंक्लूजन में कहा जाता है अगर देखो प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है रोड कंस्ट्रक्शन में तो प्लास्टिक एनिमल्स के पेट में नहीं जाएगा, समुद्र में जाके इकट्ठा नहीं होगा प्लास्टिक, और इन्वायरमेंट चेन में भी शामिल नहीं होगा। और फायदे तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। रोड अच्छे बनेंगे, लॉन्ग लास्टिंग होंगे रोड्स, जल्दी से गड्ढे नहीं डेवलप होंगे, फ्यूल की बचत होगी, एक्सीडेंट्स कम होंगे, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए सरकार को 2015 के उस आदेश को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना होगा और अवेयरनेस भी फैलानी होगी कि लोग वेस्ट को सेग्रीगेट करें। प्लास्टिक वाला जो वेस्ट है उसको एक जगह इकट्ठा करें और दूसरा जो वेस्ट है उसे एक जगह इकट्ठा करें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया प्लास्टिक मैनेजमेंट के बारे में। क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। एक मेथड हमने डिस्कस किया है और आपके दिमाग में जो भी मेथड्स हों उनको आप लिखिएगा इस क्वेश्चन के आंसर में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज़ पे फोकस किया। सबसे पहले हमने सजेशंस डिस्कस किए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने में उन सजेशंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे हमने आर्टिकल डिस्कस किया कावेरी रिवर बेसिन में रेलवे ट्रैक्स को नहीं बिछाना चाहिए। और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है रोड कंस्ट्रक्शन में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।